अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बस 2 मिनट में शुरू करते हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। ओके, कल के सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि मल्टीपल हमने HTML5 के टैग्स के बारे में हमने देखा था कि HTML5 के टैग्स वगैरह जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं और किस तरीके के हम जो है वो टैग्स के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर आपका एक हेडर का टैग होता है, सेक्शन फुटर और डिव का टैग मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि आप डिव के टैग के जरिए आप किस तरीके से आप अपने लेआउट को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा एक यूआई के बारे में हम देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम उस एक छोटी सी यूआई को हम किस तरीके से अपने पास डिव के अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब डिव की मदद से हम बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ पर एक यूआई में यहाँ पर आपके सामने एक रखता हूँ और उस यूआई के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम किस तरीके से हम उसको अपनी HTML CSS को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से उस यूआई को हम छोटी सी एक यूआई होगी उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आपके सामने एक ओपन कर लेता हूँ। एक डिज़ाइन में आपके सामने यहाँ पर सिंपल सा एक ओपन कर लेता हूँ जिसको मैं आपको बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर उसके अंदर अगर आप में से कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ये यूआई आपको यहाँ पर नजर आ रही है मोबाइल ऐप की, और इसी तरीके की यहाँ पर मेरे पास और भी काफ़ी सारे मेरे पास टेम्पलेट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यहाँ पर एक इस तरह का एक डिज़ाइन है मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का एक वेबसाइट का मेरे पास डिज़ाइन है। अगर इस तरह के डिज़ाइन को मुझे अपने पास कन्वर्ट करना है वेबसाइट से, अगर वेबसाइट के अंदर अगर मुझे कन्वर्ट करना है अपने पास HTML CSS के अंदर, तो हम किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास सिंपल एक डिज़ाइन है सिर्फ, ये हमारा कोडिंग ये हमारा जो है वो कोडिंग नहीं हुई हुई इस डिज़ाइन की, ये सिंपल हमारे पास एक डिज़ाइन है। ठीक है, अच्छा अब इस डिज़ाइन को अगर मुझे HTML CSS में कन्वर्ट करना है सिर्फ इतने पार्ट को, तो वो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक फाइल अलग से यहाँ पर बनी जो हमने फाइल यहाँ पर बनाई थी, हम एक अलग से एक फाइल यहाँ पर बना लेते हैं जिसका हम नाम यहाँ पर रख देते हैं फॉर एग्जांपल सेक्शन फीचर डॉट HTML। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये नाम यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ये नाम रखा सेक्शन फीचर डॉट HTML, जैसे कि ये हमारा एक फीचर का सेक्शन है। ठीक है, इसका मैंने नाम यहाँ पर रख दिया सेक्शन डैश फीचर डॉट HTML, और इसके ऊपर इसी फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये फाइल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी हमने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल ये लिखा है तो आपको यहाँ पर इस तरह का टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें HTML लिखने के लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट टाइप हमें डिफाइन करनी होती है HTML। फिर इसके बाद हम यहाँ पर HTML का टैग हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक हेड होता है और एक होता है हमारे पास बॉडी।
हेड के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टैग होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर टाइटल, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी सारी कोडिंग लिखते हैं जो कि यूजर को नजर आ रही होती है। मतलब यहाँ पर हम अपना सारा कंटेंट डिफाइन करते हैं जो कि यूजर को अपने पेज के ऊपर नजर आ रहा होता है, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अभी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल H1, और इस सॉरी यहाँ पर H1 यहाँ पर मैंने लिखा, और H1 के अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ ये वाली। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक हेडिंग है प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। ये मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन की, ठीक है। ये H1 मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इस लेआउट को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इस लेआउट को ब्रेक डाउन आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लेआउट को देखें, मैं सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इस लेआउट को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब ये जो लेआउट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं उसके अंदर, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस लेआउट के अंदर आपको जो अपना स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप अपनी HTML के अंदर अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई HTML पे काम करते हैं तो आप अपने लेआउट को रॉज एंड कॉलम्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके रॉज एंड कॉलम्स होते हैं वो आपके एक टेबल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके रॉज एंड कॉलम्स होते हैं वो आपके एक टेबल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक यहाँ पर एक फ्रेम बनाते हैं इस तरह का। और ये फ्रेम सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसका कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मैं टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोडिंग के अंदर उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर इसके अंदर आप क्या कर आप इस ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि कोई भी आपका जितना ही कॉम्प्लेक्स आपका लेआउट क्यों ना हो, आप उसको बहुत आसान तरीके से उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी लेआउट आपको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना लेआउट को मल्टीपल रॉज एंड कॉलम्स के अंदर आप ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं रॉ और कॉलम की बात करूं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी रॉ और कॉलम होती है वो आपके एक टेबल के अंदर होती है, ठीक है। टेबल इन अ सेंस के अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको एक स्प्रेडशीट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्प्रेडशीट यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ सिंपल सी, ठीक है। ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पर ओपन करी सिंपल, ये एक्सेल की तरह होती है, मतलब सिंपल ये एक्सेल होता है आपका। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं रॉज और कॉलम की बात करूँ तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होती है ये हमारी रॉ होती है, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी आप अपने लेआउट को आप जब ब्रेक डाउन करते हैं तो आप अपने लेआउट को आप रॉज एंड कॉलम्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन रॉ और कॉलम से पहले आपके पास एक होता है टेबल, ठीक है। मतलब इसको टेबल हम कहते हैं इस पूरे पार्ट को, मतलब आपकी जो रॉज एंड कॉलम्स होती हैं वो आपके एक टेबल के अंदर होती हैं, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जो भी आपके पास रॉज एंड कॉलम्स होती हैं वो आपके एक टेबल के अंदर होती हैं, इस टेबल के अंदर आपकी रॉ और कॉलम आपकी मैनेज हो रही होती है। अच्छा, अब टेबल के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। इसको आप एक टेबल कंसिडर करें, ये हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया और इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर बनाए दो रॉज, एक रॉ मैंने ये बनाई है और एक रॉ मैंने ये बनाई, ठीक है। ये दो रॉ मैंने यहाँ पर बनाई। अच्छा, सॉरी सॉरी मैंने मिस्टेक करी है, इसके अंदर दो रॉज नहीं, ये दो कॉलम्स मैंने यहाँ पर बनाए, वो आई थिंक मेरे जहन से निकल रहा था। अच्छा, ये दो रॉज नहीं, ये मैंने दो कॉलम बनाए, लेकिन रॉ तो आपकी एक ही है, ठीक है। रॉ आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका फ्रेम 12 है, जो मैंने यहाँ पर फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम के अंदर जो आपकी रॉ है वो रॉ तो आपकी एक है, ठीक है। ये आपकी एक पूरी एक रॉ है। अगर आप इसके अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करके अगर आप इस तरीके का फॉर एग्जांपल आके आप एक और सेक्शन बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक रॉ है पूरी, ठीक है। ये आपकी एक रॉ है और इस रॉ के बाद आपके पास यहाँ पर आपकी सेकंड रॉ है, ठीक है। इस सेकंड रॉ के अंदर आपके पास यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए।
ठीक है, ये मैंने इनको सिंपल सा एक डिफरेंट सा मैंने कलर दे दिया इनको। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको आपके सामने यहाँ पर बनाई है, ये मैंने एक रॉ अपनी यहाँ पर बनाई है, ठीक है, और एक मैंने अपना, और यहाँ पर हर रॉ के अंदर मैंने दो कॉलम यहाँ पर बनाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रॉ आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और इस रॉ के नीचे आपको एक और रॉ नजर आ रही है, और हर रॉ के अंदर आपके पास दो दो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, इसी तरीके से आप अपने HTML स्ट्रक्चर को भी आप ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लेआउट को देखें, तो इस लेआउट को भी अगर आप रॉ और कॉलम के अंदर अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसके अंदर भी आपको ये चीज पता चलेगी कि आपके पास जो यहाँ पर रॉ रॉ है वो आपकी ये एक रॉ है, इस एक रॉ के अंदर आपके पास ये दो कॉलम्स है, एक कॉलम के अंदर आपकी पिक्चर आ रही है, और एक कॉलम के अंदर आपके पास आपका ये जो है आपका डिजाइन, आपका ये जो कंटेंट है ये आपका आ रहा है एक एक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इसी तरह से आपके पास यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बना के दिखाया है। तो ये सेम आपके पास ये स्ट्रक्चर आपका HTML के अंदर भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर और चीज देखेंगे, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसके अंदर 02 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट का आपका एक फीचर का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपका जो है वो फीचर की डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद आपकी इस डिस्क्रिप्शन के आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट, अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको HTML के अंदर बनाना है, तो HTML के अंदर आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन के इस हेडिंग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक सेक्शन, ठीक है, जिसको हम एज अ रॉ हम इसको कंसिडर करेंगे, मतलब इसको हम रॉ कंसिडर करेंगे सेक्शन को। और सेक्शन के बाद हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल एक डिव, इसको मैं दे देता हूँ एक क्लास, क्लास में दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम लेफ्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास और दे देता हूँ, क्लास कॉलम राइट, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक कॉलम हो गया, कॉलम लेफ्ट, और ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, कॉलम राइट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे कमेंट्स। अगर आप ये कमेंट्स नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि लिखना ज़्यादा आसान, लिखने से आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में कि आपका कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया, एक मैंने यहाँ पर रखा सेक्शन, ठीक है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ सेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो मेरी एक रॉ है ये मेरा एक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन मैंने यहाँ पर लगाया। अब सेक्शन लगाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो कॉलम डिफाइन करने हैं, एक कॉलम ये डिफाइन करना है मुझे, और एक कॉलम मुझे ये डिफाइन करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कॉलम लेफ्ट जो मेरा आ रहा है, अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देता हूँ। सेक्शन के ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्लास अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर यहीं पर मैं लगा देता हूँ क्लास सेक्शन, ओके। सेक्शन मैंने यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया सबसे पहले बॉडी, और बॉडी के ऊपर मैं यहाँ पर कलर अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डार्क करके मैं इसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर देता हूँ बॉडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने पास अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर बॉडी नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको सेक्शन नजर आ रहा है, कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर डिजाइन के अंदर आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, उसका उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर पूरा HTML का स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि आपने बनाया हुआ है, और इसके ऊपर आपको ये CSS भी यहाँ पर आपको नजर आएगी जो कि CSS आपने यहाँ पर अप्लाई करी हुई है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर CSS अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेक्शन के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल अंडरस्कोर लेफ्ट, इसी तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉल राइट, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। यही सेम बैकग्राउंड में फिलहाल मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और सेक्शन के ऊपर भी मैं सेम बैकग्राउंड डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेम बैकग्राउंड मैंने सेक्शन के ऊपर भी डिफाइन कर दिया, और सेम बैकग्राउंड मैंने कॉलम लेफ्ट के ऊपर भी डिफाइन कर दिया, और सेम बैकग्राउंड में डिफाइन कर देता हूँ कॉलम राइट के ऊपर भी,
ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी यहाँ पर स्टाइल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया और इसके ऊपर आपकी इसके ऊपर भी आपका बैकग्राउंड अप्लाई हो गया और सेक्शन के ऊपर भी आपका बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्यों विजिबल नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो अभी 0 है। ठीक है। तो इसको वहां पर लिखने के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अपने पास, फॉर एग्जाम्पल विड्थ, विड्थ में डिफाइन कर देता हूँ 30%। ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 70%। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका एक टेबल के अंदर, मतलब एक रॉ के अंदर आपके जितने भी कॉलम्स आते हैं, उन कॉलम्स की अगर आप विड्थ डिफाइन कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उनकी विड्थ आपकी, अगर वो आपको एक लाइन के अंदर चाहिए तो उनकी विड्थ आपकी 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब उनकी टोटल विड्थ मिला के 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। एक कॉलम मेरे पास ये है, एक कॉलम मेरे पास ये है और एक कॉलम मेरे पास ये है। ठीक है। ये 2 कॉलम्स मेरे पास यहाँ पर हैं। इसकी विड्थ मैंने दी है फॉर एग्जाम्पल 30% और इसकी विड्थ मैंने डिफाइन करी है फॉर एग्जाम्पल 70%। अगर मैं इसकी विड्थ 70% के बजाय अगर मैं 75% डिफाइन कर दूं तो क्या होगा, ये वाला कॉलम आपका इससे आगे निकल जाएगा, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसकी विड्थ को जब आप बढ़ाते हैं और अगर इसकी विड्थ 100% के अंदर फिक्स नहीं हो रही होती है तो ये क्या होता है, ये आपका जो कॉलम है, इसको थोड़ा सा नीचे करके, अच्छा, जब आपकी विड्थ 100% के अंदर एडजस्ट नहीं हो रही होती है तो क्या होता है कि आपकी ये जो आपका जो कॉलम आ रहा है, ये वाला, ये कॉलम आपका क्या होता है, ये कॉलम आपका नीचे मूव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मूव हो जाता है। HTML की बात बता रहा हूँ। HTML के अंदर ये कॉलम आपका इस तरीके से मूव हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम लेफ्ट के ऊपर मैंने विड्थ अप्लाई कर दी 30%, कॉलम राइट के ऊपर मैंने विड्थ अप्लाई कर दी 70%। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर हम हाइट डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट में डिफाइन करता हूँ 200 पिक्सल, 250 पिक्सल। ठीक है। इसी तरीके से मैं इसकी भी हाइट में डिफाइन कर देता हूँ 250 पिक्सल। अभी अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर 2 डिव्स आपको नजर आ रही है। एक डिव आपको ये नजर आ रही है और एक डिव आपको ये वाली नजर आ रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई किया और एक बॉर्डर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग बॉक्सेस आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये बॉक्सेस आपके पास एक दूसरे के बराबर में नहीं आ रहे। ठीक है। एक दूसरे के बराबर में ये बॉक्सेस आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको जैसे आप फिग्मा के अंदर क्या करते हैं, फिग्मा के अंदर अगर आपको एक बॉक्स दूसरे के बराबर में लाना होता है तो आप इसको सिर्फ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मूव कर देते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर में आ जाता है। लेकिन HTML के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लॉट। ठीक है। अच्छा, ये फ्लॉट वाली प्रॉपर्टी जो होती है ये आपकी कैसे काम करती है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रॉ है। ठीक है। इस रॉ के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हैं। ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। ओके। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पर इन कॉलम्स को अगर आपको एक दूसरे के बराबर में लाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसकी डिप बना के आप इसको इन सबको कलर्स देंगे। अच्छा, कलर्स वगैरह देने के बाद आपने विड्थ भी अप्लाई कर दी और आपने हाइट भी अप्लाई कर दी। अब आपको ये वाले कॉलम्स एक दूसरे के बराबर में लेकर आने हैं। अगर आपको एक दूसरे के बराबर में लाने ही ये कॉलम्स तो आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं फ्लॉट। ठीक है। फ्लॉटिंग हमें अप्लाई करनी पड़ती है जब भी हमें अपने जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के बराबर में लाने होते हैं। इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए। इस एक हम होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स। ठीक है। और एक होती है जिसको हम कहते हैं ग्रिड। ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर में आपको बताऊंगा
कि फ्लेक्स क्या होती है, ग्रिड क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हम इन दोनों को नहीं देख रहे, अभी हम मैं आपको बता रहा हूँ फ्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका मैं एक और ऐड कर देता हूँ, फ्लॉट। ठीक है, तो ये तीन तरीके आपके पास होते हैं अपनी डिफ्स को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए। फ्लॉट जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज होती है, एक होती है आपके पास लेफ्ट और एक आपके पास होता है राइट। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस डिफ को, अगर आप फ्लॉट लेफ्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी डिव आपकी लेफ्ट के ऊपर स्टक रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको राइट पर फ्लॉट राइट अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये वाली डिव आपकी राइट के ऊपर मूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम आपका एचटीएमएल के अंदर चलता है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फ्लॉटिंग मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर आपको एक दूसरे के बराबर में आपको ये वाली डिव्स आपको नजर आना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएशन आपको ना यहाँ पर समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर कॉलम लेफ्ट है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास है कॉलम राइट। ठीक है। अच्छा, कॉलम राइट के अंदर मैं यहाँ पर एक और क्लास मतलब ऑलरेडी कॉलम राइट अप्लाई हुई भी है, तो मैं कॉलम राइट के ऊपर एक सेपरेट कलर में यहाँ पर असाइन कर देता हूँ कॉलम राइट के ऊपर। अच्छा, कॉलम राइट हमारा आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसके ऊपर सेपरेट अगर कलर में असाइन कर दूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉलम राइट आपको अलग से नजर आ रहा है और कॉलम लेफ्ट आपको अलग से नजर आ रहा है और आपको रॉ आपको अलग से नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है वो मैंने क्या स्टाइल अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है विड्थ 30%, हाइट 250 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है विड्थ 70%। ठीक है, और हाइट भी मैंने सेम अप्लाई करी है 250 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको जो यहाँ पर डिव आपको नजर आ रही है, ये आपको एक दूसरे के बराबर में आपको ये डिव्स आपको नजर आ रही है। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये आपने अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर जब भी आप फ्लोटिंग अप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट वाली डिव के बाद, मतलब लास्ट वाला जो आपका टैग होगा, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिव बनानी होती है जिसको आप कहते हैं, जिसका आप क्लास देते हैं क्लियर। ठीक है, क्लियर करना क्यों जरूरी होता है, क्लियर करना इसलिए जरूरी होता है कि एक रॉ के अंदर अगर आपने फ्लोटिंग अप्लाई करी है, ठीक है, तो फ्लोटिंग को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो अपना अगली जो नेक्स्ट डिव है फ्लोटिंग के बाद वाली, वो डिव के ऊपर भी आपकी फ्लोटिंग अप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए आपको फ्लोटिंग को आप क्लियर करना आपको जरूरी होता है ताकि वो दूसरे डिव्स को, दूसरे आपके डिविजन्स को जो है वो इफेक्ट नहीं करें। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर आपको ऐड करना पड़ता है। क्लियर के अंदर आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं, डॉट क्लियर। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं क्लियर बोथ। बोथ का मतलब है कि फ्लॉट राइट भी क्लियर हो जाए और फ्लॉट लेफ्ट भी क्लियर हो जाए, तो दोनों डायरेक्शंस आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्लियर की डिव आपको नजर आएगी और इससे पहले आपको यहाँ पर एक कॉल राइट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ये दोनों डिव्स आपकी एक दूसरे के बराबर में आ गई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर, अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये आखिरी डिफ की विड्थ बढ़ा के जो है पूरा स्क्रीन पे इसको नहीं ला सकते? क्या कह रहे हैं, सॉरी। सर ये आखिरी जो डिव है उसकी विड्थ को बढ़ा बढ़ा के जो है पूरा उसको कवर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कवर कर सकते हैं इसको। मैं इसका देख लेता हूँ कि कवर क्यों नहीं हो रहा है, वैसे इसको कवर होना चाहिए था। विड्थ मैंने यहाँ पर 30% अप्लाई करी है, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया है ब्लैक। विड्थ 30%, फ्लॉट लेफ्ट,
विड्थ 70%। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कॉलम राइट के ऊपर मैंने फ्लोट लेफ्ट मैंने अप्लाई नहीं किया, इस वजह से आपके पास ये सही से नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मैं फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करता हूँ कॉलम राइट के ऊपर भी। ठीक है, तो अभी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी विड्थ आप 70% हो गई है और इसकी विड्थ आपकी 30% हो गई। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे ये आ गया है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे यहाँ पर ये क्यों आया है, उसकी वजह ये है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके ये क्यों आया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए जो मैं आपसे 100% वाली बात कर रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये दो अलग अलग डिव्स हैं। ठीक है, एक डिव आपके पास ये है और एक डिव आपके पास ये वाली है। ठीक है, ये दो आपके पास यहाँ पर अलग अलग डिव्स हैं। अब इन डिव्स के अंदर अगर आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इस डिव का जो साइज है वो है 30% और इस डिव का जो साइज है वो है आपका 70%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अभी इसके ऊपर आपने कोई स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया किया है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे तो स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद आपका ये जो साइज है इस डिव का, वो आपका 100% से बढ़ के आपके उसके अंदर स्ट्रोक का भी साइज उसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो बॉर्डर आप पे क्या करता है, अगर 1 पिक्सल का बॉर्डर मैंने अप्लाई किया है तो 1 पिक्सल ये आपका राइट साइड से लेगा और 1 पिक्सल ये आपका लेफ्ट साइड से लेगा। फिर उसको फिर ये आपका 100% के अंदर प्लस कर देगा। अच्छा, जब ये 100% से बड़ी आपकी विड्थ हो जाती है तो ये आपको एक दूसरे के नीचे लाना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, अभी इसको हमें टेक केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्टेरिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेरिक डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे क्या काम होता है, इससे आपका ये काम होता है कि जो आपका बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर आपका जो आपकी 30% या 70% जो विड्थ है आपके बॉक्स की, ये बॉर्डर आपका उसके इनसाइड कैलकुलेट करेगा बजाय इसके कि वो आउटसाइड कैलकुलेट करे। ठीक है, जब वो इनसाइड कैलकुलेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो विड्थ है वो आपकी 100% के अंदर मैनेज हो जाएगी, क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट करेगा, वो उसी 30% के अंदर से ही वो 2 पिक्सल का विड्थ आपकी जो है वो मैनेज करेगा, मतलब लेफ्ट साइड की भी और राइट साइड की भी। अच्छा, ये करने से आपका जो है वो ये इफेक्ट होता है कि आपकी जो विड्थ है वो आपकी उसके ऊपर अप्लाई जो है वो नहीं हो रही होती, वो आपका जो सॉरी आपका जो बॉर्डर है वो आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होता, वो आपका जो है वो इनर साइड के ऊपर वो अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों विड्थ आपको दोनों डिव्स आपको यहाँ पर अलग अलग नजर आ रही है। एक डिव आपकी है यहाँ पर लेफ्ट साइड की और एक डिव आपकी है यहाँ पर राइट साइड की। जी, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का? सर तो यानी इसको क्लियर करने के दो तरीके हैं, एक लेयर से और एक स्टैरिक से। सॉरी? सर तो इसको यानी कि ब्रेथ को सही करने के दो तरीके हैं, एक लेयर और एक स्टैरिक से जो आपने टारगेट किया था। नहीं, स्टेरिक से क्या होता है, स्टेरिक्स का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब ये होता है कि जितने भी ठीक आपके पास HTML के टैग्स हैं, है, ओके, ठीक है उन सर। सब उन सब के ऊपर मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। मतलब अभी आपका जो स्टाइल है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अगर आप किसी दूसरे भी जो आपके HTML के टैग के ऊपर अगर आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो वो बॉर्डर आपका आउटसाइड से कैलकुलेट नहीं होगा, वो बॉर्डर आपका उसी विड्थ के अंदर मैनेज होगा। ठीक है, मतलब वो अपनी अलग से विड्थ नहीं लेगा आपका बॉर्डर। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, ठीक। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि कॉलम लेफ्ट जब आप इसके ऊपर जब आप फ्लोटिंग अप्लाई करते हैं, जब आपको एक दूसरे के बराबर में आपको डिव चाहिए होती है, एक दूसरे के बराबर में आपको चीजें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो भी आपके पास डिव्स होती हैं उन सब के ऊपर आपको फ्लोट लेफ्ट आपको फ्लोटिंग आपको अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया फ्लोट लेफ्ट, तो फ्लोट लेफ्ट आपको इन सब के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है। तो ये सब आपके फ्लोट लेफ्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो आपके पास आखिर की जो आपके पास डिव होगी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है इसको क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर करना है, मतलब क्लियर आपको करना है अपने पास रॉ को के खत्म होने से पहले। मतलब ये जो आपने रॉ बनाई है, ये आपने सेक्शन बनाया है,
इस सेक्शन या रॉ के खत्म होने से पहले आपको फ्लोटिंग आपको अप्लाई करनी है, जो कि आपको लास्ट में अप्लाई करनी है। जितने भी आपके पास फ्लोटिंग की आपके पास डिव्स हैं, चाहे वो एक हो या दो हो। यहाँ पर जैसे मेरे पास दो डिव्स हैं फ्लोटिंग की, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डिव मेरे पास कॉलम लेफ्ट की है और एक डिव मेरे पास है कॉलम राइट की। फिर इसके नीचे जो मेरे पास डिव आ रही है वो आ रही है मेरे पास क्लियर की, जिसके ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया है क्लियर और क्लियर बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको अपडेट किया। अब इसके अंदर अगर मैं फर्दर अगर यहाँ पर मैं डिजाइन करना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से यहाँ पर अब मैं डिजाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा एचटीएमएल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। लेफ्ट के अंदर मुझे पता है क्या रखना है और राइट के अंदर भी मुझे पता है क्या रखना है। लेफ्ट के अंदर मुझे यहाँ पर चाहिए एक इमेज। ठीक है, इमेज के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि आप इमेज कैसे यूज करते हैं। इमेज मुझे चाहिए, इमेज के लिए मैं यहाँ पर सिंपल फिग्मा के ऊपर जाता हूँ।